मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। उत्तम कुमार देवनाथ जी वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स के प्रोफेसर। जैसा कि मैंने कहा, कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई ये है, यही है कि वो जिस अंदाज से चीजों को पेश करते हैं और जितनी गहरी नजर रखते हैं, अभी आप सुनते रहे हैं और आज भी आप सुनेंगे, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ-साथ इंटरनेशनल अफेयर पर भी आप देखें, हम अमेरिका की पॉलिसी पर बात करें, ईरान की पॉलिसी पर बात करें, चाइना की करें, रूस की करें, यूरोप की करें, तो उस पर भी जिस तरह से उत्तम कुमार देवनाथ जी बात करते हैं और यही वजह है कि जब भी वो किसी वजह से नहीं आ पाते, तो चूँकि आदत हो जाती है सुनने की, कल भी काफ़ी लोग परसों भी याद कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, जैसे ही मौका होगा कैप्टन साहब ज़रूर आएँगे। अब ज़ाहिर है कि ये अब हम तो अब कर ही रहे हैं, लेकिन अब हर कोई रोज़ मुश्किल होता है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैप्टन साहब आपका, कि इसके बावजूद आप मोहब्बत करते हैं और आप वक़्त देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे अपडेट जानना चाहूँगा कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि सीज़ फायर हर शक्ल में किसी ना किसी तरह से अभी भी लागू है। चाहे वो हिज़्बुल्लाह के साथ लेबनान में सीज़ फायर हो, चाहे गाज़ा में सीज़ फायर की बात हो, और जो प्रिजनर्स की अदला-बदली होनी है इन 6 हफ्तों में, वो भी ठीक से ही चल रही है। प्लान के मुताबिक हर हफ्ते हमास 2-2, 3-3, 4-4 इज़राइल के बंदियों को छोड़ेगा और प्लान के मुताबिक एक रेशो वर्कआउट कर दिया गया है कि एक बंदी के बगैर के एवज में 30 या 50 फिलिस्तीन के जो कैदी हैं उनको इज़राइल की जेल से छोड़ा जाएगा। तो आज भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये एक्सचेंज मोर और लेस मतलब कमोबेश स्मूथली चल रहा है। हाँ, नेतन्याहू साहब थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं कि वहां पर भीड़-भाड़ ज्यादा है। एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान शायद बंदियों को थोड़ा धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा होता है। एक और चीज जो आज मैं बोल ही सकता हूं कि ईरान ने फिर से कहा है कि अगर उसके न्यूक्लियर साइट्स पर किसी ने हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेगा और एक भरपूर बहुत ही भयंकर जवाब देगा। तो देखते हैं कि आगे बात किस तरह से बढ़ती है। सीरिया में मामला कमोबेश कंट्रोल में है। कि हम सोच सकते हैं कि सीरिया की तरफ से जो स्टेबिलिटी है वो कमोबेश ठीक ही है। काफी लोग सोच रहे थे, डर भी रहे थे। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको भी एक आशंका थी कि ऐसा ना हो कि एचटीएस जब सीरिया में पावर में आ जाए तो दूसरे विद्रोही ग्रुपों के साथ मिलकर गोलन हाइट की तरफ हमला कर दे। ऐसा भी शायद नहीं हो रहा है। हाँ, छुटपुट हमले होते रहते। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि सीरिया में जितने ग्रुप हैं, वो तो सब प्राइवेट आर्मीज जैसे हैं। हर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो जैसे नॉर्मल फौजी होते हैं, डिसिप्लिन, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे काम कर रहे हों। तो ठीक है, मोर और लेस सीरिया भी स्टेबल है। मैं जो पिछली बार के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि अभी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जो 33 कैदियों को हमास ने छोड़ना है इन 6 हफ्ते में, वो एक-एक करके छोड़े जाएंगे और उसके बदौलत कोई 1200 या शायद 1400 फिलिस्तीन के कैदियों को लोगों को छोड़ा जाएगा इजराइल की जेल से। ये पूरी सीज़फायर टॉक्स के तरफ इलाके में शांति लाने की तरफ बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। जी, डॉक्टर रिज़वी। बिल्कुल, बिल्कुल कैप्टन साहब, मैं दरअसल मैंने आज जो सुर्खी लगाई जंग की, उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि इज़राइल ने आज जो है इज़राइल ने लेबनान में बोला हवाई हमला, हिज़्बुल्लाह की हरकत का दिया करारा जवाब, फाइटर जेट से बरसाए बम।
ये जो हमला नहीं रुक रहा है, जबकि सीज़ फायर तो बढ़ गया था। आप भी जानते हैं कल भी जो है लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर हमला किया था, काफ़ी बम बरसाए। फिर ये हमला कर रहा है, तो इसको क्या माना जाए? और उधर हिज़्बुल्लाह ने भी कहा है कि अगर 18 फरवरी तक ये यहाँ से नहीं जाते हैं, तो फिर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इज़राइल हमले कर रहा है कैप्टन साहब, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये जंग नहीं है? अगर आप बम बरसा रहे हैं, आप फाइटर जेट से वहां पे हमले कर रहे हैं, तो मतलब जंग क्या है जंग? या तो एक तरफा कार्रवाई मान लीजिए कि अभी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है हिजबुल्लाह, मतलब लेकिन है तो ना ये। कैप्टन साहब कैसे देखेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं जो हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप है, उनका जो कंट्रोल है, उनकी जो मैच्योरिटी है, वो जो अक्लमंदी दिखा रहे हैं उसकी दाद देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इज़राइल ऐसा दावा कर रहा है कि उसने जो हमले किए हुए हैं, वो हिज़्बुल्लाह के उन ठिकानों पर किए हैं जो कि अ, शायद लिटानी रिवर की तरफ या ब्लू लाइन की तरफ मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इज़राइल को अपने इस तरह के हमले जो हैं, वो नहीं करने चाहिए। अगर इज़राइल ऐसे हमले करता है, तो उसमें सिविलियंस की मौत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इज़राइल इस तरह के हमले लगातार करता रहेगा, तो हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप भी प्रेशर में आ जाए और उन एक जवाबी कार्रवाई कर दे। उससे तो सीज़फायर लेबनान में टूट जाएगा और ये पूरा मामला जो है, ये फिर से उल्टे दिशा में चल पड़ेगा। तो इज़राइल को इस तरह के जो हमले हैं ज़ाहिर बात है या तो नहीं करने चाहिए या करते भी हैं तो बहुत छोटे हमले करने चाहिए, जो कि प्रिसाइज़ अटैक हों हिज़्बुल्लाह के जो स्टोरेज भंडार हैं या जहाँ पे हिज़्बुल्लाह दक्षिण की तरफ जाकर इज़राइल की तरफ अगर जा रहे हैं उनके काफ़िले। इसमें इज़राइल को अगर सिविलियंस की मौत होती है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो पब्लिक ओपिनियन है दक्षिण लेबनान में, वो इज़राइल के खिलाफ चला जाएगा और दक्षिण लेबनान में तो ज़्यादातर लोग शिया हैं, तो उनका एक दबाव हिज़्बुल्लाह पे भी आ जाएगा कि हिज़्बुल्लाह भी फिर से ज़ोर-शोर से खुलेआम हमला कर दे इज़राइल पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेतन्याहू साहब थोड़ा कंट्रोल दिखाएँगे और आईडीएफ के जो हमले हैं लेबनान में उसको नहीं करेंगे, ना के बराबर हो जाना चाहिए। जी। बिल्कुल लेकिन कैप्टन साहब मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह से मतलब जब एक सीज़ फायर तय हो गया और ये था कि भई अब हम हमले नहीं करेंगे और इज़राइल की भी हालत अच्छी नहीं है। अगर दाखिली सतह पर देखा जाए, तो अब भी जो है नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ अभी भी जो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है मामूल पर अभी भी नहीं आई है इज़राइल के अंदर। इसके बावजूद इस तरह से तो क्या ये माने कि ये दिखाने के लिए कि साहब हम हारे नहीं हैं क्योंकि दुनिया में ये खबर चलाई गई। एक तबके ने तो चलाई ना कि इज़राइल जो है उसने समझौता करने पे उसे झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और ये सब खबरें चली दूसरी तरफ से। या एक के बदले जो है 100 छोड़ना पड़ रहा है, 3 के बदले 200 छोड़ना पड़ रहा है, इस तरह की जो खबरें और फिर हमास नहीं खत्म हो पाया। जो अपोजिशन है इज़राइल के अंदर वो ये बात कह रहा है कि भाई तुमने किया क्या? तुमने जो है किया क्या? तुम्हें मिला क्या? हासिल क्या हुआ? ये नेतन्याहू से आज की तारीख में सवाल है। तो ये जो है और दूसरा अभी जो खबर आ रही मैं इसी पे पहले बात कर लेता हूँ कि इतना सब जब हालात खराब हैं, तो क्या ये दूरंदेशी है या है क्या कि वो हमले कर रहे हैं? और फिर जिस तरह से कैप्टन साहब मुझे लग रहा है कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर में, तो ये तो वही हिस्सा गालिबन आप बेहतर बताएँगे कि जिसे ये बफर ज़ोन बनाना चाहते हैं और जो बेन गुरियन कैनाल के लिए तो क्या ये मतलब अभी भी ये उसी अपने मंसूबे पर अड़े हुए हैं? हाँ, डॉक्टर रिज़वी हो ये रहा है कि नेतन्याहू इस पूरे मामले में बहुत ही बुरी तरह से अटक गए हैं, फँस गए हैं। उनके लिए इधर कुआँ तो उधर खाई है, ऐसी वाली नौबत है।
जाहिर बात है कि उन इज़राइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है अमेरिका से, यूरोप के देशों से और दूसरे देशों से भी कि वो सीज़फायर को मेंटेन करें। ये तो इस इधर का एक चक्की का एक पार्ट हो गया। चक्की का दूसरा पार्ट हो गया कि इज़राइल के अंदर ना सिर्फ उनके विरोधी दल, वरन उनके खुद के जो सपोर्टर्स हैं लिकुद पार्टी के अंदर, वो भी बार-बार उनका विरोध कर रहे हैं। नेसेट में बार-बार ऐसे डिस्कशन इस मोड पे जा रहा है कि नेतन्याहू ने बहुत ही आसान शर्तों पे हमास के साथ सीज़फायर साइन कर लिए हैं। जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जियो ग्रुप्स हैं, वो नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं कि नेतन्याहू ने हमास से थोड़ा-सा लिया, लेकिन बदले में हमास को बहुत कुछ दे दिया। तो जो ज्यूज हैं वो भी बहुत नाराज हैं नेतन्याहू से। तो होगा ये कि भविष्य में जब भी इलेक्शन होगा उसमें नेतन्याहू हार जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो लिकुद पार्टी है वो भी शायद माइनॉरिटी में है और बुरी तरह से माइनॉरिटी में चली जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन अभी ये जंग बंद होगी तो तुरंत नेतन्याहू को तो उनकी जुडिशरी भी पकड़ लेगी। उनकी जुडिशरी चुपचाप थोड़ा अभी इंतजार कर रही है कि ये जंग सीज़फायर हो और जैसे ही परमानेंट सीज़फायर के आसार मिले तो जुडिशरी तो रोज-रोज नेतन्याहू को बुला लेना है कि आइए बयान दीजिए और अपने को डिफेंड कीजिए। जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तो बड़े उतावले हो रहे हैं कि नेतन्याहू को किस तरह से एक के बाद एक चार्ज में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया जाए, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तो चली ही जाएगी। जी डॉक्टर रिजवी।